नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। बिहार में जारी है कोरोना का वार। एक साथ मिले हैं कोरोना के 1667 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या अब पहुंच गई है 24,967। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में कोरोना वार जारी है। एक साथ कोरोना के 1667 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल मरीजों की संख्या पहुंच गई है 24,967। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए बिहार में आज एक दिन में रिकॉर्ड 1667 मामले सामने आए हैं। 24,967। इसी के साथ कोरोना का आंकड़ा राज्य भर में पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे, कोरोना विस्फोट दरअसल बिहार में से कहा जा सकता है। अब कोरोना के जो मामले 24,967 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 25,000 के करीब। और बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 5 दिनों में 7,547 नए मामले सामने आए हैं। 14 जुलाई की बात करें, 14 जुलाई को 1432 नए मामले सामने आए। 15 जुलाई को 1320, 16 जुलाई को 1385, 17 जुलाई को रिकॉर्ड 1742 और आज 1667 नए मामले कोरोना के सामने आए। लगातार ये ग्राफ बढ़ता हुआ, कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते हुए बिहार में। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, छपरा से बड़ी खबर, जहां जीआरपी की 12 पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इसके बाद कई पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है, तो कुछ को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है। जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं, वो काफी डरे हुए हैं। छपरा में कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। और बात करें सरकारी कार्यालयों की, तो कई बड़े सरकारी कार्यालयों में कोरोना रोगियों की पहचान हो चुकी है। हम अभी खड़े हैं छपरा जंक्शन के, छपरा जीआरपी रेलवे का जो थाना है वहां पे हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि राजकीय रेल थाना छपरा जंक्शन है। यहाँ बताया जा रहा है कि 12 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद इस थाने को सील कर दिया गया है। एक तरह से एहतियात बरती जा रही है। यहाँ पे कई पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दिया गया और कई पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काफी दहशत का माहौल है यहाँ पे। पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं कि कई लोग, 2 लोग यहाँ पे ड्यूटी में भी खड़े हैं। हम लोग भी डर महसूस कर रहे हैं। डरे हुए हैं? हाँ। तो क्या एहतियात बरत रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग अपना सोशल डिस्टेंस में ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी लगाया गया संतरी। अच्छा, मास्क उस्क लगा के अपना ये सुरक्षा कर रहे हैं। देखिए, कोरोना के लेके सभी आदमी को भय बना हुआ है। पुलिसकर्मी में भी भय बना हुआ है, क्योंकि पुलिसकर्मी में भी कोरोना हो चुका है। सभी आदमी अपना सुरक्षा से और अपना बुद्धि विवेक से जो स्वच्छ है वो ड्यूटी कर रहे हैं। और सरकार से कुछ आप लोग की डिमांड भी है? या सरकार से हम लोग क्या डिमांड रखेंगे? सरकार से जो हम लोग को डिमांड रहेंगे वो पूरा होने की कोई उम्मीद भी नहीं रखा जाए। जो रेलवे के पुलिसकर्मी है वो लगातार ड्यूटी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें दहशत जरूर देखी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि सरकार को बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय ये काफी कठिन है और ये लोग परिवार से अलग रह करके ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके। तो सरकार को भी इनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से थाने में अगर 12 पुलिसकर्मी संक्रमित हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं दहशत वाली बात जरूर है। और संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो कोरोना योद्धा भी अब दहशत में आ गए हैं। इधर कोरोना जैसी महामारी की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग का रवैया बेहद लापरवाह है। लापरवाही की वजह से मधुबनी में कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मधुबनी में कोरोना जांच के करीब 1000 सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना टेस्ट के लिए यहां से सैंपल पीएमसीएच पटना भेजे जाते थे, लेकिन पीएमसीएच में एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। ऐसे में जांच के लिए सैंपल भेजे नहीं जा सके हैं। वहीं पीएमसीएच में पहले के भेजे गए 600 सैंपल की जांच रिपोर्ट भी अभी पेंडिंग है। मधुबनी सदर अस्पताल को 1000 कोरोना टेस्ट किट दिए गए हैं और फिलहाल उसी से टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप कहते हैं 14 दिन से आइसोलेशन से हम 10 दिन रखेंगे। अब मधुबनी के केस में जो गया टेस्ट करा करके 400 लोगों का, वो टेस्ट 10 दिन हो गया, अभी तक आया नहीं। अगर नहीं आया तो 10 दिन जहाँ लोग घूम रहे हैं वो कोरोना फैला रहे हैं कि नहीं, ये मेरी समझ से बाहर की चीज है कि हो क्या रहा है। आखिर सरकार क्यों नहीं हाथ उठा देती है, जनता को कह देती है कि आप अपने भाग भरोसे रहिए, मरिए जिए, जो भी है हम संभव नहीं है। तो जांच की गति धीमी होने से यहां पर लोग परेशान हैं। इधर छपरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने भी कोरोना रोगियों की सुविधा के लिए छपरा जंक्शन पर कोविड-19 कोच स्थापित किया है। इस कोच में एक साथ 320 रोगियों की देखभाल की जा सकती है। इसमें 20 बोगियां हैं, जिनमें अलग अलग रोगियों को रखा जाएगा। छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर की गई इस व्यवस्था का जायजा लिया है संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता ने।
देश में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और रेलवे भी अब कोरोना पीड़ितों की मदद में आगे आया है। छपरा जंक्शन की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर कोविड केयर कोच लगाया गया है, जिसमें कि 20 बोगियां हैं और इसमें 320 रोगियों को रखा जा सकता है, जिनकी देखभाल की जा सकती है। ये व्यवस्था रेलवे की तरफ से की गई है और आप देख सकते हैं कि इस व्यवस्था के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर इस बोगी को लगाया गया है, जहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पूरे एरिया को सील करके रखा गया है। हालांकि अभी तक इसमें कोई रोगी नहीं आया है, लेकिन रेलवे के जो अधिकारी है स्थानीय प्रशासन से लगातार कांटेक्ट में है, ताकि जब जरूरत पड़े तो इस बोगियों का इस्तेमाल उन रोगियों को उपचार करने के लिए किया जा सके जो रोगी आवश्यकता है और सदर अस्पताल में उनके लिए व्यवस्था नहीं है। तत्काल ये व्यवस्था बिहार के कई स्टेशनों पर की गई है और छपरा जंक्शन पर भी प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर यह व्यवस्था की गई है, जिसके तहत यहाँ पे ये बोगियां लगाई गई, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। मैं बता दूं कि इसमें जो कोरोना के रोगी रहेंगे उनको आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हर बोगी में अलग अलग रोगी रहेंगे, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पूरे जो बोगियां हैं उसको नेट से पैक कर दिया गया ताकि बाहर से किसी तरह का मच्छर वगैरह का प्रकोप ना हो, कोई अंदर कोई फेंक ना सके, या अंदर कोई हो तो वो बाहर की तरफ उसका कोई भी सामान या कोई स्प्लिटिंग ना कर सके। तो कई तरह की व्यवस्थाओं के साथ ये बोगियां खड़ी है और आने वाले समय में जिस तरह से रोगियों की संख्या बढ़ रही है उसमें ये जो रेलवे की बोगियां है वो काफ़ी मददगार साबित होने वाली है, ऐसा कहा जा सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो कोरोना काल में रेलवे ने एक बड़ी मदद यहां पर दी है। गोपालगंज की बात करें, गोपालगंज नगर परिषद के चेयरमैन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सदर सीओ के नेतृत्व में हर रोज मास्क मुहिम चलाई जा रही है। मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है, वहीं लॉकडाउन तोड़ने वालों से उठक बैठक भी करवाई जा रही है। बिना मास्क के जो लोग टहल रहे हैं लॉकडाउन में उनको मास्क दिया जा रहा है और उनके साथ 50 रुपए का फाइन भी लिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है आप बेवजह सड़कों पर न निकलिए, घरों के बाहर न टहलिए। पंजाब नेता पप्पू यादव ने आज गोपालगंज में बैकुंठपुर के सत्तरघाट अप्रोच रोड का जायजा लिया और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव सत्तरघाट के अप्रोच रोड पर वहां पर खड़े थे जहां 3 दिन पहले अप्रोच रोड पानी के दबाव के चलते बह गया था। पप्पू यादव के काफिले के चलते वहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बिहार में कोरोना को लेकर दोबारा टोटल लॉकडाउन है, इसके बावजूद वहां पर भारी भीड़ जुटी और लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। पप्पू यादव खुद लॉकडाउन को लेकर लापरवाह दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया। अपनी सियासत चमकाने और नीतीश सरकार को घेरने के चक्कर में पप्पू यादव ये भूल गए कि राज्य में कोरोना का विस्फोट हो रहा है और उनकी इस जरा सी लापरवाही की बिहार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठी है, तस्वीरों में देख सकते हैं। हम जनता के पैसा का हर साल करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं और उतना ही फसल, उतना ही शारीरिक क्षति, घर की क्षति, पुल की क्षति, स्कूल की क्षति, सड़कों की क्षति, अब कोई पुल और सड़क बांध के भीतर का बना नहीं, लेकिन मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी ये फाइनल कर देता है कि बांध, पुल बनी थी, सड़कें बनी थी, बाढ़ आया और टूट गया, जबकि वो नहीं बनी। तो सत्तरघाट के अप्रोच पथ को देखने के लिए गए हुए थे पप्पू यादव, लेकिन सवाल उठ रहा है जिस तरह से लॉकडाउन में वो वहां पर गए, सवाल ये उठ रहा है कि पप्पू यादव को क्या नहीं मालूम कि बिहार में लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है? क्या पप्पू यादव नहीं जानते कि मास्क पहनना कितना जरूरी है? उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, तस्वीरें आपने देखी। क्या पप्पू यादव के लिए यही सोशल डिस्टेंसिंग है? सोशल डिस्टेंसिंग क्या वो नहीं समझते हैं? बार बार लॉकडाउन क्यों तोड़ रहे हैं पप्पू यादव? इसके पहले की तस्वीरें भी आपने देखी, पप्पू यादव किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं। अच्छी बात है बॉर्डर के बीच जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन आप कैसे कर सकते हैं? पप्पू यादव कोरोना विस्फोट से आखिर क्यों अनजान है? लोगों की जानें जा रही हैं, मामले बढ़ रहे हैं, इस लापरवाही की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? सिर्फ आप नहीं, जो भीड़ वहां पर खड़ी है उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां अज्ञात लोगों ने लोहा कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी है। घटना रजौली थाना क्षेत्र के बैरिया मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे से जुड़े विवाद में कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पिकअप वैन ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाया है, जो मौके से फरार है। ड्राइवर अभी फरार है, ड्राइवर पकड़ाएगा तभी ना आदमी पब्लिक लोग पकड़ाएगा। शक उसी पे आप लोग हाँ, पूरा शक है उसी में, वही उसी पर शक है कि क्योंकि सुबह से उसका तलाश कर रहे हैं, सुबह से नहीं मिल रहा है।
बड़ी खबर छपरा से। छपरा में नहर से 3 शव बरामद किए गए हैं। एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। जलालपुर के बंगरा नहर से ये शव बरामद किए गए हैं। गला रेतकर इनकी हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको छपरा से दे रहे हैं। नहर से 3 शव बरामद किए गए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों के शव हैं। जलालपुर की बंगरा नहर से बरामद किए गए ये शव, जिनके गला रेतकर हत्या की गई बताया जा रहा है। और अब बात एक बार फिर से बाढ़ के हालात की। 70 घाट पुल के अप्रोच पथ टूटने की चर्चा पूरे देश में है। सरकार पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि अप्रोच पथ पर पथ खुद बह गया या उसके पीछे कोई साजिश भी है। देखिए। जुलाई की इन तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। गोपालगंज में 70 घाट पुल का अप्रोच पथ टूटा और पूरे देश में बिहार की किरकिरी हो गई। सवाल ये उठा कि उद्घाटन के 1 महीने के भीतर कैसे टूट गया पुल का अप्रोच पथ। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। फिलहाल अप्रोच सड़क ढहने के मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर लिखी गई है। बैकुंठपुर थाने के सीओ, ठेकेदार और पुल निगम के इंजीनियर ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें दूसरी एफआईआर ठेकेदार उदय सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई। एफआईआर में फैजुल्लाहपुर के मुखियापति संजय राय समेत ग्रामीणों पर निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। अब ये जो दूसरी एफआईआर है वो कान खड़े करने वाली है, क्योंकि ये संजय राय वही शख्स है जिसने अप्रोच पथ टूटने के पहले वीडियो बनाकर वायरल किया था और अंदेशा जताया था कि 1-2 दिन में पुल का अप्रोच पथ टूट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना ये जो पुल का निर्माण हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर पानी का इतना प्रेशर रहा तो कल या परसों ये पुल ध्वस्त हो सकता है। इसलिए शासन प्रशासन यहाँ आकर के जल्दी से जल्दी इस पुल को बचाने का कार्य करें। अब जरा पुल टूटने की भविष्यवाणी करने वाले संजय राय का बैकग्राउंड जान लीजिए। संजय राय कोई साधु नहीं है। इसके ऊपर पहले से बैकुंठपुर थाने में 6 मामले दर्ज हैं। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 122/12 है। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 168/13 है। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 123/16 है। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 31/19। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 69/20। बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 217/20। इन 6 मामलों में शराब तस्करी के दौरान पुलिस टीम पर हमला और 2013 में विस्फोटक अधिनियम की तहत मामला दर्ज है। इसमें संजय राय उर्फ चंद्रशेखर प्रसाद यादव वांटेड है। सवाल है कि एक शख्स जिसके ऊपर इतने गंभीर मामले दर्ज हों और जो पुलिस की नजर में वांटेड हो, वो कैसे खुलेआम वीडियो बनाकर वायरल कर सकता है और पुलिस उस तक क्यों नहीं पहुंच सकी। खैर, पुलिस का काम पुलिस जाने। वैसे संजय राय का कहना है कि अप्रोच पथ मामले में उस पर बेवजह आरोप लगाया जा रहा है। अब एफआईआर हो गया है तो हम तो न्याय का सहारा लेंगे। हम अपना गुहार लगाएंगे, हम निर्दोष है, हम तो काम नहीं किया है। अब संजय राय की कोई भूमिका है या नहीं है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। वैसे पुल टूटने के समय का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। देखिए, एक तरफ अप्रोच पथ नदी की धार में धीरे धीरे समा रहा है, दूसरी तरफ वहां सैकड़ों की संख्या में खड़े लोग जयकारा लगा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इन लोगों को पुल टूटने का ही इंतजार था? क्योंकि पुल निगम के इंजीनियर की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें अज्ञात ग्रामीणों पर जबरन पुल निगम का जेसीबी लेकर सड़क काटने और राहत बचाव कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। मतलब सवाल कई हैं, लेकिन इनके जवाब तभी मिलेंगे जब इस मामले की जांच होगी, जिसने पूरे देश में बिहार की किरकिरी करा दी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अब इस मामले के सामने आने के लिए जांच का इंतजार करना होगा। आखिर ये लापरवाही थी या फिर एक साजिश?
उधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में बच्चे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। सिकंदरपुर पुल के खंबे में साइकिल की टायर बांधकर खतरनाक खेल खेल रहे हैं। बच्चे ये स्टंट तब कर रहे हैं जब बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से महज 56 सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है। बच्चों के खतरनाक स्टंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर। नदियों के जलस्तर में मुजफ्फरपुर में जो गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये आप दृश्य देखिए, जो ये स्टंट है ये अभी फिलहाल बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ही मात्र नीचे है, लेकिन ये खतरनाक स्टंट यहाँ पर किया जा रहा है किशोरों के द्वारा। और अक्सर बाढ़ के पानी में जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो लोगों की डूबने की खबर आती है, उसमें अधिकांश बच्चे होते हैं, लेकिन ये टायर और ट्यूब के सहारे ये स्टंट करने की कोशिश किशोर कर रहे हैं। और ये शहर से सटा हुआ जो सिकंदरपुर इलाका है वहाँ मैं अभी मौजूद हूँ और लगातार बूढ़ी गंडक में इस प्रकार के स्टंट दर्जनों बच्चे इलाके के करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसे कोई रोकने वाला ना तो प्रशासन ना ही अभिभावकों की तरफ से इसे रोका जा रहा है। जाहिर है ये खतरनाक संकेत है। अभी फिलहाल जब बागमती के नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी तो तकरीबन आधा दर्जन बच्चों की मौत इलाके में हो गई थी, लेकिन इस प्रकार के स्टंट जब आपको देखने को मिलते हैं तो निश्चित ही ये खतरनाक है उन बच्चों के लिए, किशोरों के लिए भी, जब ये बढ़े हुए नदी के जलस्तर में इस प्रकार की कलाबाजी दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। और इस पर तत्काल अभिभावकों को और जो कंसर्न पुलिस है, बगल में सिकंदरपुर ओपी भी है, यहाँ नाका है, पुलिस है, इनको भी इस तरह के स्टंट को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। बिहार की सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। वैसे गांव के लिए भी योजनाएं बन रही हैं और रुपए निकाले जा रहे हैं जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। देखिए सुपौल से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जहां कोसी की धार दिख रही है, कभी वहां गांव हुआ करता था, बनैनिया गांव। सालों बीत गए, गांव कोसी में समा गया, दूर दूर तक कोई नहीं रहता, लेकिन बनैनिया के नाम पर सरकारी योजनाएं बनती रहीं, रुपए जारी होते रहे। सवाल यह है कि जब गांव का अस्तित्व ही नहीं तो योजनाएं क्या पानी की धार पर चल रही हैं? योजनाएं कागज पर चल रही हैं। ये तो सर्वविदित है ना कि जब गांव का वजूद नहीं है और सरकार, बिहार सरकार की ही अभी लीजिए कि नल जल योजना चल रही है या पंचायतों की योजना है, मनरेगा है, बनैनिया के लिए भी है, लेकिन जब गांव का अस्तित्व ही नहीं है, गांव का वजूद ही नहीं है तो योजनाएं कहां चलेंगी? तो कागज पर चल रही हैं। न्यूज 18 की टीम सरकारी कागजों में मौजूद इस गांव की तलाश में निकली, लेकिन हर तरफ दिखे सिर्फ खेत और कोसी की धार, और इस धार के बीच जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे लोग। कुछ खेत में काम करते हुए तो कुछ नाव से कोसी की धार पार करते हुए। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी गांव पहुंची थीं। गांव का इतिहास समृद्ध बताया जा रहा है, लेकिन साल दर साल कटाव होता रहा और पूरा गांव कोसी में विलीन हो गया। ये तो आप जैसा बता रहे हैं कि वो सामने अब दिख रहा है, वो कभी बनैनिया का एक बड़ा गांव था। वो गांव जहां पे सांसद दिया, जिन्होंने बड़े साहित्यकार दिए, जहां पे 5000 से ज्यादा की संख्या थी, और ये बनैनिया के जो स्थिति है वो आप देख लीजिए जरा। जब गांव है ही नहीं तो योजनाएं चल कैसे रही हैं? और सरकारी अमले के कामकाज का तरीका क्या है? ये भपटियाही के बीडीओ के जवाब से साफ है। हालांकि डीएम का कहना है कि अवैध निकासी पर पूरी नजर रखी जा रही है। पहले हम लोगों ने स्पष्ट कहा था, लोगों ने भी बताया था कि सर वहाँ योजना चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लगातार पानी आ जाता है। पानी आता है तो जनरली योजनाएं रहेंगी भी, एक आध साल रहेंगी फिर बह जाएंगे। ये हम लोगों ने लिखित में इन्फॉर्मेशन दिया था डीएम साहब को, लेकिन फिर विभाग से हुआ कि नहीं, चूंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, यदि वहाँ पर 10 घर 20 घर भी है तो उनके लिए वो चीज़ किया जा सकता है।
मनरेगा के तहत यदा कदा शिकायत मिलती है कि पूर्व में ली गई योजनाएं हैं जो कि अपने जगह पे नहीं है, वो कट गई हैं, तो उसकी हम लोग जिला स्तरीय से जो बुधवारीय जांच टीम है वो करती है। और अगर वहाँ पे अवैध निकासी की या गलत गुणवत्ता की शिकायत आती है तो हम लोग उस पर जांच करके कार्रवाई करते हैं और राशि वसूलने की भी कार्रवाई करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बननिया एक ऐसा गांव जहां से कभी सांसद हुए, जहां पे बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए, वो गांव का नामो निशान जो है वो अब यहाँ पे नहीं है। तो आखिर लाखों की योजनाएं जो हैं वो कहाँ चल रही हैं? सवाल बड़ा है कि आखिर इतनी सारी योजनाएं और इतने सारे पैसों का क्या हो रहा है। यहाँ के रहने वाले लोग और तमाम जनता इसका जवाब चाहती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। चलिए आगे बढ़ते। गंगा किनारे रहने वाले लोग अब शुद्ध गंगा का पानी पी सकते हैं। हर घर नल जल योजना के तहत गंगा के किनारे बसे इलाके के पानी को साफ कर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने बताया कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक इस परियोजना को चलाया जा रहा है। बक्सर, आरा, हाजीपुर, कहलगांव और भागलपुर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। भागलपुर में तो इस परियोजना के तहत लोगों के घरों तक पानी पहुंचने भी लगा है। बाकी जगहों पर भी कुछ महीनों में लोगों को ये साफ पानी मिलने लगेगा। कई ट्रीटमेंट प्लांट है, जैसे भागलपुर वाला काम कर रहा है, ऐसे ही आरा के मौजमपुर में काम शुरू हो गया है। कहलगांव का काम करीब करीब समाप्ति पर है। तो इन कामों में चल रहा है, लेकिन कुछ काम है जिसमें कंट्रैक्टर की मनमानी के कारण कुछ विलंब हुआ। उन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है और नए कंट्रैक्टर को काम दिया जा चुका है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर बाद देखिए जोहार झारखंड।